Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the lecture number 5 of PMC MDCAT crash course. Before discussing a topic, you may subscribe my channel, and if you like the video, give a thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. Today we will discuss nervous coordination. अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन से पहले हमें कोऑर्डिनेशन को समझना है कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। तो कोऑर्डिनेशन जो है इंटरेक्शन है ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल के दरमियान, वो इंटरेक्शन जिस पर वो वाइटल फंक्शन प्ले करे, ठीक है, जिस पर वो वाइटल फंक्शन प्ले करे। अब कोऑर्डिनेशन हमारे साथ दो टाइप्स की है। पहले को हम इसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। चाहिए क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ न्यूरॉन मीन्स ऑल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से केमिकल होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो है वो मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम वन organ to another organ, so इसी वजह से from one organ to the brain and from brain to the effectors like this। so ये जो है हार्मोन उधर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के हमारे साथ पार्ट्स है, एक्चुअली नॉट टाइप्स है, उसके पार्ट्स है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलस को रिसीव करता है बोथ फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों से, ठीक है। और रिसेप्टर जो है वो कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकता है। ये जो है स्टिमुले को डिटेक्ट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताता है। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे रिसेप्टर हैं। तो पहला जो रिसेप्टर है हमारे साथ वो है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या है? फोटो रिसेप्टर नेम से जो है वाज़ेह है कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है, सही है, लाइट स्टिमुलस को ये डिटेक्ट करता है। अच्छा, फोटो रिसेप्टर जो है ये रेटिना में होते हैं, और फोटो रिसेप्टर की फिर दो टाइप्स है, दो कंपोनेंट्स है। वो पहले को हम कहते हैं रोड्स एंड दूसरे को हम कहते हैं कोन्स। अच्छा, ये क्यों कहते हैं? रोड को इसी वजह से रोड कहते हैं क्योंकि ये रोड शेप होता है। रोड शेप की अगर मैं बात करूं तो ये लो लाइट रिसेप्टर है, ये काम करता है लो लाइट में, और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए वो ग्लूटामेट है। और बुक्स में मेंशन है कि इसको कहते हैं स्कोटोपिक विजन, मीन ये नॉन कलर विजन है। ये विजन करता है लेकिन नॉन कलर विजन है। विजन के लिए जो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ये नॉन कलर विजन है रोड्स, और कौन जो है ये कलर विजन है, ठीक है। और कौन जो है, कौन की एक दूसरी अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हाई लाइट में जो है वो फंक्शन करता है। दूसरी बात, कौन जो है हमारे साथ कंसंट्रेटेड होते हैं इन द सेंटर ऑफ रेटिना, और उस रीजन को हम कहते हैं मैक्यूला। और फोटोपिक विजन ये तो हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि ये कलर्ड विजन है, सही है, कलर को डिटेक्ट करता है कॉन्स। अच्छा, रेटिना, अगर हम रोड्स और कॉन्स की कंसंट्रेशन की बात करें रेटिना में कि ये कितने होंगे, तो हमारे साथ 120 मिलियंस रोड्स जो है वो रेटिना में होते हैं, और 6 मिलियन जो है वो कॉन वो भी रेटिना में होते हैं। तो अगर MCQs में ये आ जाए कि द कंसंट्रेशन ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, वो अब हमें बता दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोड्स जो है वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा है और कॉन्स जो है वो कंसंट्रेशन में कम है। रिसेप्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए हम उसको कहते हैं गस्टेशन, और होते हैं टंग्स में, ठीक है, उधर टेस्ट को हम वो डिटेक्ट करते हैं। ओल्फेक्शन नेम से वाज़ेह है, स्मेल के लिए ऑर्डर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जो कि रहते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये जो है बॉडी में ह्यूमेस्टेसिस को जो है वो कायम रखता है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, ठीक है। केमो रिसेप्टर मीन्स दीज आर केमिकल, सो ये केमिकल को जो है वो डिटेक्ट करता है। मेजेंडर कॉर्पुसल ये जो है वो टच रिसेप्टर है, ठीक है।
पेसिनियन कॉर्पस ये जो है वो पेन को रिसेप्ट करता है बॉडी में जो है ये होता है, और टच और रिसेप्टर विजन कॉर्पस ये भी जो है पूरे बॉडी में होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ के हवाले से अक्सर एमसीक्यूज़ भी आ जाता है इसमें कि बैरो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं। तो बैरो रिसेप्टर्स जो है वो ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है, आर्टरीज वेन में होते हैं, और ये जो है ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ टॉपिक है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल है क्या? न्यूरोग्लियल सेल जो है, पहली बात ये कि ये ट्रांसमिशन में रोल प्ले नहीं करता, ये जस्ट सपोर्टिव सेल है, ये सिर्फ नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ओनली सपोर्ट न्यूरॉन, न्यूरॉन्स मीन देयर आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सो सिर्फ न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो मोर देन 50% जो है वो नर्वस सिस्टम वो बना हुआ होता है न्यूरोग्लियल सेल से, ठीक है। अच्छा, हम न्यूरोग्लियल सेल की कुछ टाइप डिस्कस करते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन अदा करते हैं। तो पहला जो इसका टाइप है वो है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट किधर होता है और क्या काम करता है? एस्ट्रोसाइट ये जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है। दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये जो है बनाता है माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड विच हेल्प टू स्पीड अप द नर्व इम्पल्सेस, ओके। दूसरा है एपिडेंडाइमल सेल। एपिडेंडाइमल सेल ये बनाता है हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एपिडेंडाइमल सेल बनाते हैं। दूसरा हमारे साथ है माइक्रोग्लियल सेल। ब्रेन में जो माइक्रोफेज होते हैं वो माइक्रोग्लियल सेल बनाते हैं और ये जो है टाइप ही न्यूरोग्लियल सेल की। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूरॉन की तरफ। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है वो यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। उस पहले पार्ट्स को हम कहते हैं सोमा, और दूसरे पार्ट जो है वो फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हमने डेंड्राइट में डिवाइड किया और दूसरे को हमने एक्सोन में डिवाइड किया है। तो तीनों को डिस्कस करेंगे। ओके जी, डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये फाइबर स्ट्रक्चर है और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ये साइटोप्लाज्म से जो है वो फाइबर एक्सटेंड हुए होते हैं, ठीक है। और एक्सोन से जो है डेंड्राइट की नंबर ज़्यादा होती है और ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है, ठीक है। स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। नो एसोसिएशन ऑफ स्वान सेल, इसमें जो है वो स्वान सेल नहीं होता, मींस नॉन माइलिनेटेड होते, माइलिन शीट इसमें नहीं होता। तो अगर ये नहीं हो तो इसकी जो इम्पल्स ट्रांसमिशन वो रेट है वो जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द एक्सोन। और दूसरी बात, अगर सेल बॉडी जो है वो ये इसमें जो है सेल बॉडी जो है वो रिसीव सिग्नल करता है वो भी डेंड्राइट की हेल्प से, ठीक है। इधर एक अहम और स्ट्रक्चर है नेसल ग्रेन्यूल। नेसल ग्रेन्यूल हम उसको क्यों कहते हैं और ये क्या चीज़ होती है? ये होता है सोमा, सेल बॉडी में होता है, ठीक है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में होता है और ये बना हुआ होता है राइबोसोम से और इसके साथ एसोसिएट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। होल कॉम्प्लेक्स को हम नेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सोन को। एक्सोन क्या है? एक्सोन जो है वो भी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जस्ट लाइक डेंड्राइट फाइबर एक्सटेंशन है, लेकिन डेंड्राइट के जो एक्सटेंशन है वो छोटे हैं और फाइबर एक्सोन के जो है वो फाइबर नेटवर्क एलोंगेटेड है एज़ कम्पेयर टू डेंड्राइट। और काम क्या करता है? ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, जोन का जो एलोंगेटेड फाइबर है वो माइलिनेटेड होता है, ठीक है। माइलिनेटेड होते उसमें जो है नोड्स ऑफ रेनोर होता है, उधर जो है फिर माइलिनेटेड नहीं होता, ठीक है। लार्जर और थिकर एक्सोन, ये जो है डेंड्राइट से लार्जर भी होते हैं और थिकर भी होते हैं, ठीक है, और एलोंगेटेड भी होते हैं। तो इसमें जो है वो नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डेंड्राइट। आगे हम जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को थोड़ा डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री एक्शन, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस से इनवॉलेंट्री एक्शन है, मींस परफॉर्म बाय बॉडी अनकॉन्शियसली, ठीक है।
इस पर हम रिफ्लेक्स एक्शन पर हम सोचते नहीं हैं। अगर हम जो है किसी आग को हाथ लगाए तो हम डायरेक्ट ही हाथ को पीछे कर देते हैं। इसमें जो है हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जो है रिफ्लेक्स एक्शन में, ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ओनली स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व करता है। स्पाइनल कॉर्ड भी कोऑर्डिनेशन करता है, सही है। ब्रेन ज़्यादा करता है कोऑर्डिनेशन, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भी करते हैं। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसी वजह से ये मैसेज बहुत क्विक जाता है। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क की बात करें, जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि होता है, ये इसमें जो मैसेज जितने भी न्यूरॉन से पास होते हैं तो वो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इसमें बात करते हैं न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन की, न्यूरॉन के जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जो कि सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगर वो रेस्टिंग स्टेज पे हो, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे हो, उसमें जो है वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मींस के अभी जो है रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अभी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आया कि उसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो तभी जो है हमारे साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो होता है -70 मिलीवाट। और इस वक्त जो है ये फिर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करता, ठीक है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करता। अगर हम बात करते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ये तभी होता है जब एक स्टिमुलस आता है, हम उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये इतना काफ़ी होता है कि इसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। बात करें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ठीक है, तो पहले तो हमने बात की कि इसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होगा तभी जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। दूसरी बात, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसमें जो है रैपिड राइज होता है, फिर सब्सिक्वेंट फॉल होता है, ठीक है। रैपिड राइज होता है फिर फॉल होता है, और जब राइज होता है तो उस टाइम जो है डिपोलराइजेशन होता है, और जब वापस फिर नीचे आ जाता है इसका ग्राफ तो उस टाइम रीपोलराइजेशन होता है, और उसी के बाद फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है, फिर वो ग्राफ के नीचे ज़्यादा माइनस में चला जाता है, ठीक है। और फिर ऊपर फिर जो है रेस्ट कंडीशन में आ जाता है तो उसको फिर रेस्टिंग में आ जाता है, ठीक है। तो इसका ये जनरली हो गया। अच्छा, हम जो है कंसंट्रेशन की ऑफ आयन की हम इसमें बात करें तो ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और ये दूसरी बात एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो अगर हम पोटाशियम की जो है वो बात करें, पोटाशियम के, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम जो है वो ज़्यादा होता है इन फ्लूइड इनसाइड देन आउटसाइड, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर हम सोडियम की बात करें तो वो जो है वो 10 टाइम ग्रेटर होता है इन द फ्लूइड आउटसाइड, मींस सोडियम जो है वो 10 टाइम ज़्यादा होता है आउटसाइड, और पोटाशियम जो है वो 30 टाइम होता है इनसाइड ज़्यादा, ठीक है, 30 टाइम इनसाइड ज़्यादा होता है, और सोडियम 10 टाइम्स आउटसाइड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एवरी 2 पोटेशियम that are actively transported inward, so 3 sodium come out। अगर 2 पोटेशियम को हम एक्टिवली इनवर्ड ट्रांसपोर्ट करें तो 3 सोडियम को हम बाहर करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि अगर 20 पोटेशियम जो है वो अंदर आ गए, 20 पोटेशियम अंदर आ गए सेल के, ठीक है, सेल के अंदर आ गए तो कितने सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे, ठीक है, कितने सोडियम वो बाहर जाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि पोटेशियम को सोडियम के साथ कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम 2 है, इसकी रेशियो इधर लिख लेंगे और 3 इधर लिख लेंगे, ठीक है, 3 इधर लिख लेंगे। हमें मालूम करना है कि कितने सोडियम जो है वो फिर बाहर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा 20 पोटेशियम अगर सेल के अंदर आ गए तो कितने सोडियम वो बाहर जाएंगे। तो हम इसका क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं तो ये इधर में इधर में x लिखता हूँ, ठीक है, x लिखता हूँ तो ये 2x हो गया, 2x हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 120, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20, तो 2 को इसके इधर भी डिवाइड करता हूँ, ठीक है।
तो ये बन जाता है 60 और 60 डिवाइडेड बाई 2, नो x इज इक्वल टू 30, ठीक है, x इज इक्वल टू 30। तो 30 पोटाशियम सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे, ठीक है, 30 सोडियम वो बाहर जाएंगे अगर हम 20 पोटाशियम को अंदर कर दें, ठीक है। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रेशियो में जो है वो क्वेश्चन आता है, अगर इतने पोटाशियम अंदर हुए तो कितने सोडियम फिर बाहर जाएंगे, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बस ये रेशियो याद रख लो और जो है फिर इजी है आपके लिए। अच्छा, हम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सिस की हम बात करते हैं, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सिस की। तो जैसा कि हमें पता है माइलिनेटेड न्यूरॉन जो कि एक्ट एज इंसुलेटर, और इसमें जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 100 to 120 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू KP बुक। 20 टाइम्स जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्पीड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, सॉरी, ओके, ड्यू टू साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन क्या है? ये जो एक्सोन है, एक्सोन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नोड्स ऑफ रेन होते हैं, ठीक है। तो ये जंपिंग करता है, इससे इधर जंप लगाते हैं, इधर जंप लगाते हैं, इधर जंप लगाते हैं, ऐसी जंपिंग करता है, तो इसी में जो है इसकी स्पीड और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। अच्छा जी, तो ये भी होगा, जैसे कि मैंने इधर वैल्यू भी इसकी फाइंड की है, ठीक है, वैल्यू भी इसकी मैंने फाइंड की है कि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो 100 to 120 मीटर पर सेकेंड है माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो कितनी होगी, तो हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। 20 टाइम ज़्यादा है, तो जैसे कि 100 को मैंने 120 पर डिवाइड किया, 120 को मैंने 20 पर डिवाइड किया, तो सिपर सिपर कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 10 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10, तो ये भी हो गया, 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, ये भी हो गए, ठीक है। तो 5 to 6, ये 5 to 6 ये हमें मीटर पर सेकंड, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये स्पीड होता है, ठीक है, ये बात भी जहन में याद रख ले। साइनेप्सिस जो है अब हम डिस्कस करते हैं साइनेप्सिस क्या है। तो साइनेप्सिस जो है उसी प्रोसेस को कहते हैं जबकि इंफॉर्मेशन इम्पल्स वन न्यूरॉन से पास होता हो अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस। अच्छा, हमारे साथ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होता है और केमिकल साइनेप्सिस भी होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, सिग्नल जो है वो डायरेक्ट ही पास होते हैं। इसमें जो साइनेप्टिक लिफ्ट जो कि स्पेस होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, सही, तो दो न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस होते हैं वो 0.2 नैनोमीटर होता है, ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द केमिकल साइनेप्सिस। तो इसी वजह से इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ नहीं होते, उसमें सिग्नल डायरेक्ट पास हो जाता है। अच्छा, अगर हम केमिकल साइनेप्सिस की बात करें तो केमिकल साइनेप्सिस में जो साइनेप्टिक लिफ्ट होता है, गैप होता है टू न्यूरॉन में, वो 20 नैनोमीटर होता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो पास्ट होता है वन न्यूरॉन से टू अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ होता है, ठीक है। और साइनेप्टिक लिफ्ट में जो है वो साइनेप्टिक लिफ्ट में जो है बहुत सारे फिर जब साइनेप्सिस होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिलीज़ होता है जो कि मैसेज कैरी करता है वन न्यूरॉन से टू अनदर न्यूरॉन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होते हैं, ये जो है न्यूरॉन के अंदर होते हैं, और उधर एक सेक होता है, वेसिकल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। और ये कम से कम 10,000 मालिक्यूल जो है एक वेसिकल में होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये मैसेज को कैरी करता है, और हमारे साथ 100 नॉन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मैसेज कैरी करता है वन न्यूरॉन से टू अनदर न्यूरॉन। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ये इसकी एग्जांपल है सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल है जैसा कि बुक में मेंशन है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या है? तो नर्वस सिस्टम को हम दोनों चीज़ों में, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने दो टॉपिक्स में, वो दो चीज़ों में, दो ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एंड दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ये होता है ये तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये पाथवे फराहम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। ये पाथवे जो है फराहम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको हमने फिर दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन को फिर जो है हमने आगे वो डिवाइड किया हुआ है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, बुक में मेंशन है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन, और इसके जो एक टाइप है, और दूसरा इसका टाइप है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है। एक इमरजेंसी में होता है और एक में जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है। अच्छा जी, इधर हम डिस्कस करेंगे CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अहम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि CNS है क्या, सही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों इंक्लूड है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, सही है। इसमें दोनों इंक्लूड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों। दूसरी बात एक, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेशन सेंटर है। लेकिन ब्रेन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेशन में, ये बात भी हो गई। अगर प्रोटेक्शन की हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंजरी से। तो प्रोटेक्शन में फर्स्ट आता है स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन आता है। स्केलेटन, तो स्केलेटन को हमने फिर दो चीज़ें जो है टू टाइप ऑफ स्केलेटन है जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो फॉर ब्रेन के लिए जो है वो क्रेनियम रिस्पॉन्सिबल है कि उसको प्रोटेक्ट करे, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए वर्टिब्रल कॉलम रिस्पॉन्सिबल है कि उसको प्रोटेक्ट करे। अगर हम मेनिंगस की बात करें तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको जो है इसके इर्द गिर्द अराउंडिंग होते हैं, ठीक है। और ये कुशन लाइक मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दूसरी बात सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो गई, तो सही। तो मेनिंगस के जो है वो दो ही लेयर है, ठीक है, मेनिंगस के दो लेयर है। तो उसके अंदर जो है फिर CSF होता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये जो है जितनी भी, अगर ब्रेन की बात हो गई, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो गई, अगर इंजरी होती है तो उसको शॉक से बचाता है। अच्छा, मेनिंगस की हम बात करते हैं और इसमें जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी बात करते हैं कि इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है, ठीक है। तो मेनिंगस जो है हमारे साथ 3 लेयर्स होता है। आउटर को हम डूरा मैटर कहते हैं जो आउटसाइड पर हो, ठीक है, फिर जो है ब्रेन के आउटसाइड पर हो, फिर जो है मिडल में आर्चिनोइड मैटर होता है, और फिर जो है उसके अंदर पिया मैट्रिक होता है। अब हम इसको डिसाइड करेंगे इसके CSF किधर होता है, ठीक है। तो CSF होता है बिटवीन पिया मैटर एंड आर्चिनोइड मैटर, ठीक है, बिटवीन द मिडल और इनर के दरमियान फ्लूइड होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, CSF कहाँ जो है वो प्रोड्यूस होते, ये जो है किधर प्रोड्यूस होते, तो ये जो है ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, जिस तरह हमने जो है पहले बात की न्यूरोग्लियल सेल की, ठीक है। तो उसमें जो है CSF ब्लड वेसल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है कि CSF को प्रोड्यूस करे, तो उसमें जो है वो डिफ्यूजन है, पिनोसाइटोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये मिल के जो है ये प्रोसेस अगर ब्लड वेसल पर हो जाए, ठीक है, तो ये CSF बनाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं, जनरली ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन को हमने फिर 3 पार्ट्स में वो डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, एक को हम कहते हैं मिड ब्रेन, और एक को हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अच्छा जी, तो फोर ब्रेन को फिर हमने फर्दर टू जो है पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं टेलेनसेफेलोन और दूसरे को हम कहते हैं डायनसेफेलोन। इधर वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। ये बात इसमें जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरेब्रम, थैलेमस, इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो अगर वीडियो स्किप की तो आपके लिए जो है फिर अच्छा नहीं होगा, आपसे इंफॉर्मेशन फिर मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इसको गौर से पढ़ें।
और से देखें, टेलेंसिफिलोन और डायंसिफिलोन, ठीक है। तो ये जो है फोर ब्रेन के फिर फर्दर दो पार्ट्स है, टेलेंसिफिलोन की फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब है और सेरेब्रम है, ठीक है। अब हम जो है इस एक एक को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट को डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, उसके जो फर्स्ट पार्ट है टेलेंसिफिलोन, ठीक है, टेलेंसिफिलोन, तो उसके अगले जो है फिर सब पार्ट है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब नेम से वाज़ेह है, ठीक है, नेम से वाज़ेह है कि ऑल्फैक्शन में मदद करेगा, सही। ऑल्फैक्शन क्या है? ऑल्फैक्शन जो है ये ऑर्डर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ऑर्डर को डिटेक्ट करती है। इसके जो रिसेप्टर है वो मौजूद होते हैं नाजल कैविटी में, ठीक है। हमने पहले बात की है रिसेप्टर की, ठीक है, ऑल्फैक्शन के लिए। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसको ये रिसीव करता है न्यूरल इनपुट्स अबाउट ऑर्डर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसको जो है वो डिटेक्ट करे, और ये बात हो गई, ठीक है। तो रिसेप्टर किधर होते हैं? इसके जो है वो सेल नाजल कैविटी में होता है, ठीक है। इसके रिसेप्टर नाजल कैविटी में होता है जो कि ट्रांसमिट करता है न्यूरल सिग्नल ऑल्फैक्टरी बल्ब को, फिर डिटेक्ट करता है कि ये वाला ऑर्डर है। अच्छा, हम दूसरा बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम की ये भी जो है टेलेंसिफिलोन की फिर सब पार्ट है, ठीक है, टेलेंसिफिलोन की फिर सब पार्ट है। अच्छा जी, तो सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो इसके जो है मुख्तलिफ फंक्शन हैं। इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट, जो ये मूवमेंट इनिशिएट और कोऑर्डिनेट, ये जो है मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और इनिशिएट भी करता है, ठीक है। लिटिल रोल जो है इसका है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ठीक है। और स्पीच जजमेंट, ये भी जो बंदा स्पीच करता है या जजमेंट करता है या थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सुलझाता है, या इमोशन या किसी के इमोशन जो है किसी बंदे के लिए राइज हो, ठीक है, सैड इमोशन या हैप्पी इमोशन, जॉय वाला इमोशन, तो जो भी होना तो उसके लिए सेरेब्रम हो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जब हम लर्निंग करते हैं तो उसमें भी जो है वो सेरेब्रम ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लर्निंग में किसी चीज़ को हम याद करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, जो लर्न करते हैं तो इस जो सीखते हैं तो उसमें भी जो है वो सेरेब्रम इन्वॉल्व होता है। अच्छा, वो कुछ फंक्शन है और भी है जो सेरेब्रम के साथ जो है वो उसमें रोल है, सही, इसमें जो है वो रोल अदा करता है। विजन, हेयरिंग और टच, विजन, हेयरिंग और टच, ये भी जो है सेरेब्रम के खाते में आता है, ठीक है। तो इसमें ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करता है। तो ये जो फंक्शन है ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। आपको फंक्शन दिए होंगे कि ये कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन का करता है। डायंसिफिलोन की अगर हम बात करें, डायंसिफिलोन की, तो इसको फिर जो है ये दूसरा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, फोर ब्रेन का ये दूसरा पार्ट है, और इसको जो है हमने डिवाइड किया हुआ है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हाइपोकैम्पस, ठीक है। थैलेमस जो है ये क्या रोल अदा करता है? फंक्शन इसका है कि ये आपको अवेक रखता है, ठीक है, अलर्ट रखता है, और अवेक रखता है जो बंदा जो है वो मीन्स के उसको अवेक रखता है, ठीक है, अलर्ट रखता है, मीन्स उसको जो है फिर नींद सही नहीं है, उसको जो है फिर उस टाइम अगर बंदे को फिर नींद जल्दी आएगी अगर थैलेमस जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर, तो ये जो है बंदे को अवेक करता है, ठीक है, अलर्ट रखता है। दूसरी बात, मेमोरी में वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है कनेक्टेड हुआ होता है थैलेमस जो है लिम्बिक सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड हुआ होता है, और ये जो है प्रोसेसिंग और रेगुलेट करता है इमोशन को, और स्टोरेज ऑफ मेमोरीज उसमें भी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल है थैलेमस। और दूसरी बात, सेक्शुअल अरोजल और किसी चीज़ को लर्न करने में इसका भी अहम रोल है, ठीक है। तो ये भी थैलेमस के फंक्शन है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। होमोस्टेसिस में जो है इसका फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, सही है नहीं, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, सही है, बॉडी स्मार्ट कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो इसी वजह से कहते हैं कि जितनी भी होम्योस्टेसिस वो होता है बॉडी में, तो वो हाइपोथैलेमस को उसको मॉनिटर करता है, ठीक है, उसको एक इक्विलिब्रियम में रखता है।
जिस तरह हमने बात की, हाइपोथैलेमस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कहता है कि ये वाला हार्मोन कम है, इस हार्मोन की जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा कर तो ये वाला केमिकल फिर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, अगर इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, हाइपोथैलेमस आपको आ जाएगा कि लिम्बिक सिस्टम क्या है। तो हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हाइपोकैम्पस, ये तीनों जो है वो आते हैं लिम्बिक सिस्टम में। ठीक है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हाइपोकैम्पस, ये आता है लिम्बिक सिस्टम में। ठीक है जी, ये भी होगा। अब हम एमिग्डाला की बात करते हैं कि एमिग्डाला क्या है। ठीक है, सो एमिग्डाला करता है कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये डायंसेफेरन का पार्ट है। दूसरी बात ये जो है, अगर फंक्शन की इसकी बात करें तो प्रोसेसिंग ऑफ फेयरफुल एंड थ्रेटनिंग स्टिमुलाई। ठीक है, जब बंदा जो है कोई फेयर जो है वो फेस कर रहा हो, ठीक है, या कोई किसी चीज़ से डर रहा हो, तो उस टाइम जो स्टिमुलाई अराइज होती है वो जाती है एमिग्डाला को। ठीक है, ये एक्चुअली थ्रेट को वो डिटेक्ट करता है, थ्रेट को से खौफ को, अगर बंदे पर किसी चीज़ का खौफ हो तो उस टाइम जो है एमिग्डाला रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, जो उसको मॉनिटर करे। तो जो हमारे पास पार्ट है हाइपोकैम्पस का, ये जो है वो लास्ट पार्ट है डायंसेफेरन का। ठीक है, और ये भी जो है अहम पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। तो हाइपोकैम्पस जो है ये लर्निंग एंड मेमोरी, इसमें भी जो है काम करता है। अच्छा, हाइपोकैम्पस की अगर हम बात करें, बुक में भी जो है एक बात मेंशन है उधर, अगर हाइपोकैम्पस की बात करें तो हाइपोकैम्पस जो है हमें तो ये पता चल गया कि लर्निंग और मेमोरी में तो ये अहम काम अदा करता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें कि अक्सर ही जो है वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर से। ठीक है, तो हाइपोकैम्पस जो है वो जल्दी फिर जो है इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, और इसका जो है अहम काम है लर्निंग और मेमोरी में है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, ये वाला हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन को हम आल्सो कहते हैं मेजिनोसेफेलॉन। सही है, मेजिनोसेफेलॉन। फोर ब्रेन को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन, और मिड ब्रेन को हम कहते हैं मेजिनोसेफेलॉन। सर्व ये जो है क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या है, मूवमेंट ऑफ आई, ऑडिटरी, सही है, जो हेयरिंग, हमारा जितनी भी हेयरिंग हो वो जो है मिड ब्रेन को स्टिमुलेट जाता है और जो है रिकग्नाइज करता है कि क्या चीज़ है। विजुअल, सही है, जो हम देखते हैं विजन में भी इसका बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ आई में तो ये इसके हम पॉइंट है, ठीक है, फंक्शन के। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं हाइंड ब्रेन को, कि हाइंड ब्रेन क्या है। हाइंड ब्रेन जो है, जैसा कि हमको पता है कि ब्रेन का पार्ट है, उसको हमने फिर तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। पोन्स से, पोन्स क्या चीज़ है? पोन्स जो है ये पार्ट है ब्रेन स्टेम का। ठीक है, ब्रेन स्टेम का जो वो पार्ट है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रेन से निकला हुआ है, उसको हम पोन कहते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको कहा कि ये पार्ट है ब्रेन स्टेम का। और दूसरी बात, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ये जो है एक दूसरे के साथ लिंक करता है। ठीक है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। और दूसरी बात, ये जो है जिस तरह लिंक करता है, तो कैसे लिंक करता है, उसको रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि नर्व इम्पल्स जो है वो पास हो फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। अच्छा जी, मेड्यूला ऑब्लंगेटा की अगर हम बात करें तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो हेल्प करता है और कंट्रोल करता है बहुत सारे प्रोसेस, जस्ट लाइक हार्ट बीट। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो हार्ट बीट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर को जो है वो डिटेक्ट करता है, सही है, और उसको जो है वो इंटरप्रेट करता है। सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो पोस्टल एडजस्टमेंट एंड ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो ये बॉडी बैलेंस को जो है वो बरकरार रखता है। ठीक है, बुक में एक बात मेंशन है, अगर सेरेब्रम जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, अगर एक बंदे का सेरेब्रम डिस्ट्रॉयड हो जाए तो उसका बॉडी का मूवमेंट जो है वो फिर जर्की हो जाएगा। ठीक है, तो सेरेब्रम जो है वो बॉडी को पोस्टल एडजस्टमेंट करता है कि बॉडी का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखे। ठीक है,
मोटर न्यूरॉन को जो है वो कमांड करता है, ठीक है। कमांड इसी वजह से करता है, अगर कोई जो है बॉडी जो है वो पोजीशन चेंज कर, अगर बॉडी पोजीशन चेंज करता है तो मोटर न्यूरॉन को कमांड करता है कि ये जो है वो स्मूथली उसको चेंज कर दे, उसमें जो है वो जर्की वाला जो मोशन है उसमें वो ना हो, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है हमारे साथ 18 इंच लॉन्ग होता है, ठीक है, और हाफ इंच जो है वो विड्थ में होता है। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स की राइज होते हैं ब्रेन से, ठीक है, राइज होते हैं ब्रेन से, और ये जो है कितने होते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। और अगर MCQs के लिए बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि टोटल हमारे साथ क्रेनियल नर्व कितने हैं, तो 24 है। अगर पेयर्स में बात करें तो 12 है। ये वाला पॉइंट भी जो है जिस एयर में मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें आया था कि मिक्स्ड नर्व जो है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने लिखा था कि 4, 7, 9, 10 ये वाले जो नर्व्स है क्रेनियल वो मिक्स्ड है, ठीक है। तो सेंसरी जो है 1 to 8 है, ठीक है। मोटर जो है 3, 5, 6, 11, 12 ये वाले मोटर नर्व्स है, और जो मिक्स्ड नर्व है वो 4, 7, 9, 10। इसको याद रखिए, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 31 पेयर है, ठीक है इसके। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो है वो 62 स्पाइनल नर्व है। इसमें 8 जो है वो सर्विकल है, 8 पॉइंट है, और थोरेसिक जो है वो 8 पॉइंट उसके है, और लंबर के भी 5 है, सैक्रल की भी 5 है, और कोसीजियल जो जिसको हम जिधर टेल बोन होता है उधर जो है 1 पेयर है, ठीक है। अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने इधर सेपरेट लिखे हुए तो मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेप्टर ऑफ ऑल्फैक्शन जो है, ऑल्फैक्शन क्या है, ऑल्फैक्शन जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं। तो कितने रिसेप्टर जो है वो होते हैं, तो 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है वो सेंसिटिव होते हैं जो कि ऑर्डर के, ठीक है। 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है वो नाजल कैविटी में होता है ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है स्किन में जो है 200 पेन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। 15 प्रेशर होते हैं, 6 जो है वो कोल्ड रिसेप्टर होता है, और 1 जो है वार्म रिसेप्टर होता है। गस्टेशन की अगर हम बात करें, गस्टेशन क्या है, गस्टेशन मीन जो है ये भी डिटेक्शन है, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं गस्टेशन। और कौन करता है, जैसे कि हमको पता है टंग जो है वो टेस्ट में इन्वॉल्व है, उसको डिटेक्ट करता है, तो टंग जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, टंग के ऊपर जो है वो स्मॉल आउट ग्रोथ होते हैं जो कि टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पापेलाए। तो हमारे साथ जो है टोटल 4 पापेलाए है, ठीक है, 4 पापेलाए है, फिलीफॉर्म पापेलाए, फोलिएट पापेलाए, सर्कमविरल पापेलाए एंड फंजीफॉर्म पापेलाए, ठीक है। तो सारों में जो है सारे जितने भी है, फिलीफॉर्म है, फोलिएट है और सर्कमवेलेट है, ठीक है, फिलीफॉर्म के अलावा, और फंजीफॉर्म है। तो ये तीनों जो है ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये टंग के सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट को डिटेक्ट नहीं करता, तो इसमें जो है वो टेस्ट बर्ड नहीं होते, तो हम इसको कहते हैं टेस्ट ब्लाइंड। ये बात भी हो गई, ठीक है। दूसरी जो अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के हवाले से वो है हेलोसिनेशन। एक डिजीज़ है, ठीक है, ड्रग्स की वजह से होता है, ठीक है। तो जिसमें जो है वो एनिमी जो है बंदे को जब ड्रग्स पीता है तो बंदे को हर तरफ जो है वो मैजिकल वर्ड, उसको एक लगता है कि एक मैजिकल वर्ड है और हर तरफ उसको जो है वो एनिमी नज़र आते हैं, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं पेरोनिया, ठीक है, पेरोनिया। और दूसरी बात, जैसा कि हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा है, तो उसमें जो है एक डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, उसको हम कहते हैं, तो उसके भी कुछ अहम पॉइंट है भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अल्जाइमर जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना, तो इसमें जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एमाइलाइड प्रोटीन, ठीक है। ये जो है ओल्ड एज में जब बंदा हो जाते तो ये ब्रेन सेल में आ जाता है और ब्रेन सेल को फिर इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये जो नर्व सेल जितने भी है ना, तो उसको फिर उसकी फिर डेथ होती है, लीड टू ये बीटा एमाइलाइड जो है वो पॉइजन प्रोटीन, उसको फिर जो है वो उसकी फिर इसी प्रोटीन की वजह से डेथ होती है, ठीक है, बीटा एमाइलाइड प्रोटीन की वजह से। तो
अगर हम बात करें 70 ईयर्स की, अगर हम बात करें 70 ईयर्स में जो है ये स्टार्ट होता है, और अगर 85 ईयर्स में जो है 50% जो है 85 ईयर में 50% जो है वो बीटा एमाइलोइड प्रोटीन ने कम किया हुआ होता है। जितने भी नर्व सेल है उसको वो उसमें मरे हुए होते हैं, ठीक है, मर जाते हैं बीटा एमाइलोइड प्रोटीन की वजह से। तो बंदे की फिर मेमोरी अफेक्ट होती है, बंदे को कुछ याद नहीं रहता। तो ये हो गया आज का लेक्चर और ये ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो है कल फिर दूसरा लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे।